Hello everyone, welcome to my YouTube channel and I hope you all are well. And students, in the last lecture we were discussed about the Newton's third law and its applications, and today we will discuss a very important topic of this chapter, and this is the law of conservation of linear momentum. As students, linear momentum we were discussed in our last lectures that linear momentum is the product of the mass and the velocity. Linear momentum को हमने p से represent किया था and p is equal to m into v, where m is the mass of the object, v is the velocity of that particular object. And today we discuss the law of conservation of linear momentum. Here the word conservation, what is the meaning of the conservation? This is related to constant, कि यहाँ पर क्या होगा कि जो linear momentum है वो कंजर्व रह रहा है, या हम कहेंगे कि linear momentum जो है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो अब कांस्टेंट कैसे रहेगा वो देखते हैं ध्यान से. इसकी डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको इसकी डेरिवेशन कराऊंगी ताकि आपको डेरिवेशन जो डेफिनेशन है वो डेरिवेशन के थ्रू इजीली क्लियर हो जाए. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे आपको करवाया जा रहा है वैसे एक बार ध्यान से देखना है. ठीक है, तो फर्स्टली देखो हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स बोल सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं. ठीक है, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ए, सेकंड ऑब्जेक्ट इज बी. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए ऑब्जेक्ट है, एक क्या है हमारे पास बी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, हम इसको स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं यहाँ से ताकि आपको क्लियर हो जाए. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है. ठीक है, ए ऑब्जेक्ट जो है वो किसी वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी u1. ये मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ऑब्जेक्ट a इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड ऑब्जेक्ट b इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u2. ठीक है, दिस इज द कंडीशन एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड द a ऑब्जेक्ट हैज मास ma, B ऑब्जेक्ट हैज मास mb. अगर m में mb नहीं लेना तो हम m1 m2 ले सकते हैं. m1 इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट a एंड m2 इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट b. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो हमने यहाँ पर एक कंडीशन ले ली. जैसे आप सोच लो कि एक कार जा रही है, एक बाइक जा रही है. b पोजीशन पर बाइक है, a पोजीशन पर कार है. हमने क्या किया, u1 को बढ़ा दिया. u1 अगर हमने इंक्रीज कर दी तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि जो हमारे पास पीछे कार थी वो बाइक में जाकर स्ट्राइक कर जाएगी. ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर हम कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2, कि u1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है u2 से. तो होगा क्या, दोनों की कोलिजन हो जाएगी. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड कर गई हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि u1 की वैल्यू हम क्या लेकर चलते हैं, हमने खुद से कंडीशन ली है दैट u1 इज ग्रेटर देन u2. तो हमारे पास क्या हुआ कि जो दोनों बॉडीज हैं आपस में कोलाइड कर गई. तो कोलिजन के दौरान क्या होगा, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है. अब क्या होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगी और बी बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी. ठीक है, तो जो ए बॉडी लगा रही है बी के ऊपर उसको हम क्या लिखेंगे, एफ बी ए. एफ बी ए का मीनिंग क्या है, देखो ध्यान समझो. एफ बी ए का मीनिंग है कि बी ने ए ने कौन सी फोर्स लगाई, किसके ऊपर लगाई, बी के ऊपर. ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है कि फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी. ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अगर बी फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर तो क्या लिखेंगे, एफ ए बी. किसके ऊपर लग रही है, ए के ऊपर लग रही है. किसने लगाई, बी ने लगाई. ठीक है, तो एफ ए बी. तो अब क्या हो गया, दोनों आपस में कोलाइड कर गए. जब दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन्स के बाद भी देखो फोर्स लगा रहे हैं तो रुकेंगे तो नहीं, मूव करेंगे. ठीक है, तो जब मूव करते हैं आफ्टर द कोलिजन तो हमने क्या किया, जो ए ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1. ए ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, विद वेलोसिटी v1, और बी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, विद वेलोसिटी v2. ठीक है, मास दोनों का सेम रहेगा, मास में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है, बट क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो अब क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, तो अब ये कौन सी कंडीशन थी, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले वाली.
ठीक है, क्योंकि इनिशियल है। अब यहाँ पर क्या हो गई, कोलिजन, तो मतलब ये कौन सी कंडीशन बन गई, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, अब ये कोलिजन से बाद वाली कंडीशन है, तो मतलब ये क्या बन गई, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर 3 केसेस बन गए, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो अब हम आते हैं डेरिवेशन के ऊपर। यस स्टूडेंट, सी वी हैव द 3 केसेस। फर्स्टली नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ। फर्स्टली यू टेक स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, हमने सभी जो हमारे पास नोटेशंस हैं उनको लिख लेना है कि M1 रिप्रेजेंट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट A, M2 रिप्रेजेंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट B। ये सारा आपको नोट्स में दे दिया गया है। ठीक है, अभी आपको सब कुछ पता है तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या है, स्टेप 1 में सिर्फ ऑब्जेक्ट A की बात कर रहे हैं हम, फॉर ऑब्जेक्ट A। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट A के लिए, फॉर ऑब्जेक्ट A। ऑब्जेक्ट A के लिए स्टूडेंट्स इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल मोमेंटम। अभी हमने जस्ट ऑब्जेक्ट A की बात करनी है, हम B को कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी B को हम टेक नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया P1। तो P1 फॉर ऑब्जेक्ट A, ये ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा। ठीक है, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 U1। ओके, नाउ फाइनल मोमेंटम P2, ए ऑब्जेक्ट के लिए P2 होगा। तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम की बात हो रही है तो हम फाइनल वाली साइड चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल वाली साइड मास तो M1 ही है, तो क्या बन जाएगा, M1 V1। तो क्या बन गया, M1 V1। ठीक है, नाउ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या बनेगा, फाइनल P2 माइनस इनिशियल P1, P2 माइनस P1। तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू बन जाएगी M1 V1 माइनस ऑफ M1 U1। P2 की वैल्यू M1 V1, P1 की वैल्यू M1 U1। तो यहाँ पर हम जो चेंज इन मोमेंटम है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद सिंबल DP। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारे पास D है वो क्या बताता है, चेंज। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम को हम DP लिख रहे हैं, दैट इज M1 V1 माइनस M1 U1। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको आपने दे देना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अभी उसके बाद नेक्स्ट इज, इसको इरेज कर रहे हैं। अभी ऑब्जेक्ट A के लिए ही चल रहा है ये। ठीक है, यस, तो नाउ अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने बनानी है चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम देखो हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में हम टाइम कितना लेकर चल रहे थे, यस, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम देखो ये कितना टाइम था, t इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं टाइम की वैल्यू t। तो चेंज इन टाइम क्या आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास चेंज इन टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे dt से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी चेंज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d से। तो हमारे पास बन गया t माइनस 0, दैट इज t। ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन टाइम। उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू, ये स्टेप 2 बन गया हमारा यहाँ से, स्टेप टू क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या कहा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP बाय dt, कि F जो फोर्स अप्लाइड की जाएगी, जब फोर्स जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dP बाय dt के। ठीक है, तो हमने क्या किया, F इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा लेते हैं K dP बाय dt, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, K की वैल्यू लेट कर ली थी 1, लेट K इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास F की वैल्यू क्या बन जाएगी, F बन जाएगा dP बाय dt। क्लियर। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे थे,
हम किसकी बात कर रहे थे? ऑब्जेक्ट ए के लिए। अब ऑब्जेक्ट ए पर कौन फोर्स लगा रहा है? बी लगा रहा है। तो ये कौन सी फोर्स होगी? एफ ए बी। तो हमारे पास एफ ए बी की वैल्यू क्या आ गई है? डीपी बाय डी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डीपी की वैल्यू भी है, हमारे पास डी की वैल्यू भी है, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड, इसको आप सेकेंड दो, इसको थर्ड दे दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we take the value of dp and dt and put in that equation third। ठीक है, सो हमारे पास देखिए क्या वैल्यू बनेगी। एफ ए बी हमारा किसके इक्वल है? एफ ए बी हमारा इक्वल है dp बाय dt के। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए कैसे। एफ ए बी इज इक्वल टू डीपी की वैल्यू क्या थी? m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन dt की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी पीछे सेकंड इक्वेशन में? t। तो हमारे पास एफ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से हमारा रिजल्ट आगे निकलना है। इक्वेशन नंबर 4 होगी। नाउ स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड क्या है, देखिए। वेट स्टूडेंट्स, स्टेप थर्ड हमारे पास क्या है? अगर हम ऑब्जेक्ट ए की बात कर रहे थे तो हम ले रहे थे m1 v1 माइनस m2 u1, ओके। बट अगर हम बात कर रहे हैं अब फॉर ऑब्जेक्ट बी, सिमिलरली फॉर ऑब्जेक्ट बी। अब फॉर ऑब्जेक्ट बी के लिए देखो क्या होगा, जहां पर आपका एफ ए बी था, यहां पर आपका क्या है? एफ ए बी। वहां पर अब आपका क्या हो जाएगा? एफ बी ए। ठीक है, तो अभी हम बी के लिए बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है हम वो निकालेंगे। ठीक है, एफ बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट बी का कितना है? m2 v2, है ना। और इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट बी का कितना है? m2 u2। यानी कि जहां पर 1 1 है वहां पर क्या आ जाएगा? 2 2। तो हमारे पास बन जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, क्योंकि टाइम सेम रहना है, डिफरेंस वही सेम, t माइनस 0। तो ये बन गई हमारी कौन सी इक्वेशन? फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आपको इससे क्लियर हो रहा होगा कि एफ ए बी और एफ बी ए मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट हैं। न्यूटन्स लॉ ने क्या कहा था? इफ देयर इज एक्शन देन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या करेंगे? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ये आपको याद रखना है, नहीं तो मैं यहाँ पर साइड पे कर देती हूँ। ठीक है, ये हम एक बार साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पर रफ्सा। देखिए हमारे पास हमारे पास जो एफ ए बी है, ए के ऊपर फोर्स लग रही है बी के कारण, वो कितनी आई थी? m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी। और एफ बी ए की वैल्यू कितनी आई थी? m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी। ठीक है, ये मैंने रफ में दोनों रिजल्ट लिख लिए। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कह रहा था कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, एक फॉरवर्ड जा रहा है तो एक बैकवर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये दोनों रिजल्ट्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m1 v1 माइनस ऑफ m1 u1 अपॉन टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। एफ बी ए की वैल्यू कितनी है? m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी। क्लियर? टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड सेम है। ठीक है, अब माइनस को क्या करोगे? अंदर मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे? m1 v1 m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 प्लस ऑफ m2 u2।
ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, हम क्या करेंगे, अब हम जो v वाले हैं वो एक साइड कर लेंगे, u वाले एक साइड कर लेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर पड़ा है m1 v1 और इधर में m2 v2 किस में है, माइनस में, तो इस साइड आ जाएगा, किसका हो जाएगा, m2 v2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू m1 u1 माइनस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो m2 u2 प्लस m1 u1, या हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास टर्म आई है m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये वही है ना, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये हमारे पास बिफोर कोलिजन वाला है, क्योंकि u1 u2 हमारे पास बिफोर कोलिजन की स्पीड थी, आफ्टर कोलिजन क्या बन गई थी, v1 v2। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है m1 v1 प्लस m2 v2, ये क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम, क्या बन जाएगा, ये सारा सेम है यहाँ पर, आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से बाद हमारे पास जो है वो कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2। तो फाइनली इस रिजल्ट में हमने क्या देखा कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो है वो फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स मोमेंटम क्या रह रहा है, कंजर्व्ड रह रहा है, मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। पर कब नहीं आएगी, जब हम कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अब डेफिनेशन क्या है वो देख लेंगे। डेफिनेशन देखो क्या बनेगी, इसी रिजल्ट से इसकी डेफिनेशन रेडी होनी है। इस रिजल्ट से क्या बनेगी, इट स्टेट्स दैट टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इट स्टेट्स दैट, ये वैसे मैंने नोट्स में भी लिख दिया है आपको। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा इफ there is no external unbalanced force applied on the system। मतलब ये कंडीशन याद रखनी है कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हमने सिस्टम में अप्लाई नहीं करनी। सो हमारे पास जो है रिजल्ट बन गया m1 v1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, जो भी आपको दिख रहा है बोर्ड पे। ठीक है, तो मीनिंग क्या है कि इसके रिलेटेड अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब उन न्यूमेरिकल्स को भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, इसको अच्छे से नोटबुक पर ड्राइव करके देखना है। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है अच्छे से कर लेना है। और एक चीज़ और, आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना है। Also subscribe this channel and click on the bell icon so that you may get the latest video related to your syllabus. Okay, thank you.